तो मैं फिर आ गया हूं आपके सामने। डू यू नो मेडिकल टर्मिनोलॉजी पार्ट 5 को लेके। पार्ट 5 डू यू नो मेडिकल टर्मिनोलॉजी पार्ट 5। पार्ट 1, 2, 3, 4 के अंदर हमने क्रिएटिव टर्मिनोलॉजी देखे थे, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी, आइसक्रीम हेडेक, थ्रोम्बिंग हेडेक, डार्लिंग सिंड्रोम, बर्गर डिजीज, इन सारे मेडिकल एब्रीवेशन को हमने समझा था। अट्रैक्टिव टर्मिनोलॉजी है, जिन किसी ने भी नहीं देखे हों पिछले वीडियो को भी आप देखें। और इस वीडियो के अंदर अपन और नए टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनका मीनिंग पूछा जाता है, इनके कारण और इनके बचाव पूछे जाते हैं। तो लीजिए फटाफट हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि ग्रे बेबी सिंड्रोम क्या है, ब्लू मैन सिंड्रोम क्या है। ठीक है, ग्रे बेबी सिंड्रोम क्या है, ब्लू मैन सिंड्रोम क्या है, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम क्या है, क्लियर, ब्लू ब्लोटर क्या होता है, पिंक पफर क्या होता है। तो ये सारे आंसर इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। एथलेट फिट क्या है, ड्रॉप अटैक क्या है, ड्रॉप रिस्ट ड्रॉप क्या है। ठीक है, ये सारे टर्मिनोलॉजी आप जैसे कि आप डिस्कस इंडेक्स के अंदर आप चीजें ये देख रहे हो, ये सारी चीजें अपन 1 बाय 1 डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज द ग्रे बेबी सिंड्रोम। ग्रे बेबी सिंड्रोम क्या है। ठीक है, यदि आपके इंटरव्यू में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाए ग्रे बेबी सिंड्रोम क्या होता है और किसकी टॉक्सिसिटी से होता है, तो ग्रे बेबी सिंड्रोम सर जो है वो एंटीबायोटिक और क्लोरामफेनिकोल की टॉक्सिसिटी से होता है। किससे होता है, एंटीबायोटिक और क्लोरामफेनिकोल की टॉक्सिसिटी से पर्सन का कलर जो है वो ग्रे हो जाएगा, क्योंकि पर्सन की बॉडी है वो साइनोस्ड हो जाती है। इसीलिए इस कंडीशन को अपन कहते हैं ग्रे बेबी सिंड्रोम। ग्रे बेबी सिंड्रोम स्पेशली कॉज्ड बाय द long term use of the एंटीबायोटिक्स एंड क्लोरामफेनिकोल स्पेशली इन द बेबी। समझ में आ रहा है ना, बेबी के ऊपर लंबे समय तक यदि एंटीबायोटिक चल रहे हैं, बेबी के ऊपर लंबे समय तक क्या चल रहा है, क्लोरामफेनिकोल चल रहा है, तो बेबी का लीवर डैमेज हो जाएगा, बेबी की किडनी डैमेज हो जाएगी। बेबी का लीवर डैमेज हुआ, बेबी की किडनी डैमेज हुई, तो बेबी का जो कलर है वो साइनोस्ड हो जाएगा। ठीक है, साइनोस्ड बेबी अपीयरेंस दिखेगा और कलर डिसकलर्ड हो जाएगा, ग्रे कलर का अपीयरेंस देगा। और इसी कारण से बेबी को अपन क्या कहेंगे, he is suffering from the gray baby syndrome. Gray baby syndrome especially caused by long term use of the antibiotics and chloramphenicol. ठीक है, ग्रे बेबी लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक और क्लोरामफेनिकोल के यूज करने से लीवर और किडनी को डैमेज करता है, साइनोसिस हो जाता है और ग्रे बेबी सिंड्रोम कहलाता है। नेक्स्ट अपन लेंगे ब्लू मैन सिंड्रोम। व्हाट इज द ब्लू मैन सिंड्रोम। ब्लू मैन सिंड्रोम क्या है, आप नर्स हो, कंपटीशन एग्जाम फाइट करते हो, आपको पता होना चाहिए ब्लू मैन सिंड्रोम क्या है। तो मैं बता दूं कि ब्लू मैन सिंड्रोम जो है स्पेशली एमियोडेरोन के लॉन्ग टर्म यूज से या सिल्वर की टॉक्सिसिटी, ठीक है, ऐसे ड्रग्स कंटेंट जिनके अंदर सिल्वर के कंटेंट पाए जाते हो, ठीक है, या एमियोडेरोन लंबे समय तक यूज कर रहे हैं, तो पर्सन का जो कलर है वो डिसकलर्ड हो जाएगा। इसकी टॉक्सिसिटी से पर्सन का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। और पर्सन को अपन कहेंगे ही इज सफरिंग फ्रॉम द ब्लू मैन सिंड्रोम। ठीक है, जैसा कि आप फेस देख रहे हो, फेस ब्लू हो गया है। और ये क्यों हो गया है, लंबे समय तक एमियोडेरोन के यूज करने से, लंबे समय तक सिल्वर की यदि टॉक्सिसिटी हो जाती है तो। मेडिकल के अंदर इसका एक दूसरा नाम है एर्गाइरिया। ठीक है, इसका दूसरा नाम है एर्गाइरिया, आप इंटरनेट पर ढूंढ सकते हो, इसका डिटेल आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अपन लेंगे ब्लू ब्लोटर साइन। ब्लू ब्लोटर साइन एंड पिंक पफर साइन। व्हाट इज द ब्लू ब्लोटर साइन एंड व्हाट इज द पिंक पफर साइन, दोनों को अपन साथ में पढ़ेंगे क्योंकि दोनों एक ही सिस्टम से जुड़े हुए हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ब्लू ब्लोटर साइन, पिंक पफर साइन। ब्लू ब्लोटर साइन के अंदर पर्सन जो आपको वो मोटा दिखेगा, ब्लोटर टाइप का दिखेगा, ब्लू कलर का अपीयरेंस आएगा क्योंकि उसको साइनोसिस हुआ है। और ये कंडीशन स्पेशली क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इस तरह की डिजीज में ये साइन आपको देखने को मिल सकते हैं। और पिंक पफर साइन जो है, पिंक पफर में बॉडी थिन दिखेगी, पतले दिखेगी और पिंकिश, लाइटली पिंकिश अपीयरेंस आपको दिखेगा, बॉडी बिल्कुल पफर जैसी पतली है ना, और पिंक दिखेगी। तो इस तरह के साइन को अपन कहेंगे पिंक पफर साइन। ठीक है, दोनों जुड़े हुए हैं रेस्पिरेटरी कंडीशन से। नेक्स्ट अपन लेते हैं ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम क्या है, आप फोटोथेरेपी को जानते हैं, यदि फोटोथेरेपी का साइड इफेक्ट बच्चे पे पड़ जाए तो बच्चे की बॉडी डिसकलर्ड हो जाएगी, बच्चे का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, डिसकलर्ड हो जाएगा। इस तरह के डिसकलरेशन
ऑफ द जो बेबी का जो डिस्कलरेशन हो रहा है, ब्रॉन्ज कलर का पिगमेंटेशन हो रहा है, बेबी यदि लंबे समय तक फोटोथेरेपी का ट्रीटमेंट ले रहा है और यदि फोटोथेरेपी उस पर साइड इफेक्ट करती है तो बेबी का जो कलर है वो डिस्कलर्ड हो जाएगा, ब्रॉन्ज कलर हो जाएगा, उसके अंदर ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन हो जाएंगे और इसी कारण से बेबी को अपन क्या कहेंगे, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम से ग्रसित। ठीक है, इसके अंदर स्पेशली स्किन, म्यूकस, यूरिन और सीरम, इसके कलर कैसे हो जाएंगे, जब उसे जॉन्डिस था तो ये कलर येलो थे, जब हमने फोटोथेरेपी दिया और साइड इफेक्ट हुआ तो ये क्या ब्रॉन्ज कलर में पिगमेंटेशन इसका कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए बेबी को अपन कहेंगे ही इज सफरिंग फ्रॉम द ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। ठीक है, और जो जॉन्डिस है उसके अंदर जो फीवर होता है उसको अपन कहते हैं येलो फीवर। ठीक है, जॉन्डिस के अंदर फीवर होता है येलो फीवर। जॉन्डिस यदि सीवियर हो जाएगा, ज्यादा सीवियर हो जाएगा, उसको अपन कहेंगे इक्टेरस। ठीक है, तो इस तरह से कुछ और टर्मिनोलॉजी है। नेक्स्ट अपन लेंगे एथलेट फिट। क्या लेंगे, एथलेट्स फिट। एथलेट्स फिट मीन्स ये कि पैर का ज्यादा समय तक पानी में या मिट्टी में रहने से पैर के अंदर फंगल इन्फेक्शन होगा। क्या होगा, फंगल इन्फेक्शन। और फंगल इन्फेक्शन होने के कारण ऐसा लगेगा कि पैर किसी खिलाड़ी का पैर है, पैर किसी एथलेट्स का पैर है, जो रफ दिखेगा आपको, है ना, क्योंकि उसके ऊपर क्या हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया। और फंगल इन्फेक्शन से यदि एथलेट फिट हो जाता है तो पर्सन टाइट फिटिंग शूज को पहन नहीं सकता है। टाइट फिटिंग शूज यदि पहनेगा उसे बर्निंग होगी, पेन होगा, इचिंग होगा, इरिटेशन होगा। क्लियर। तो और उसके लिए अपने को एंटीबायोटिक थेरेपी और ये सारी चीज़ों का उपयोग करना पड़ता है। पैर के हाइजीन मेंटेनेंस का ध्यान रखना पड़ता है, सॉक्स और ये शूज और ये सब क्लीन होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन लेते हैं रिस्ट ड्रॉप। रिस्ट ड्रॉप क्या है, रिस्ट का ड्रॉप हो जाना, मतलब कि ये आपका मेटाकार्पल हो गया। ठीक है, ये कार्पल हो गया, इसके अंदर कार्पल है, ये मेटाकार्पल हो गया और ये फेलेंजिस। तो मेटाकार्पल और फेरेंजिस का जो जॉइंट है ये एक्सटेंड नहीं हो पाना, और दूसरा मेटाकार्पल जो है उसका रिस्ट से भी एक्सटेंड नहीं हो जाना, मतलब ये जॉइंट भी फ्लेक्स्ड है और ये जॉइंट्स भी क्या है, फ्लेक्स्ड है। रिस्ट आपकी क्या हो गई है, गिर गई है। क्यों गिर गई है, या तो यहाँ के मसल का डैमेज हो जाना या फिर इनको सप्लाई करने वाली नर्व का डैमेज हो जाना। ठीक है, मस्कुलर या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होने के कारण से या बोन प्रॉब्लम होने के कारण से रिस्ट क्या हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है। स्पेशली ये मसल के या लिगामेंट के डैमेज होने से होता है, या फिर नर्व, अल्नर आर्टरी, रेडियल आर्टरी या मीडियन आर्टरी, है ना, मीडियन नर्व या रेडियल नर्व या मीडियन नर्व, इन नर्व के डैमेज होने से ये आपको रिस्ट गिरी हुई मिलेगी। ये कंडीशन रिस्ट ड्रॉप कहलाती है। और ये जो रिस्ट ड्रॉप की जो कंडीशन है ये सैटरडे नाइट पाल्सी से भी जुड़ी हुई है। सैटरडे नाइट पाल्सी क्या है ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, सैटरडे नाइट पाल्सी क्या है, मंडे फीवर क्या है, ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये रिस्ट ड्रॉप हो गया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हम लेते हैं ड्रॉप अटैक। व्हाट इज द ड्रॉप अटैक? ड्रॉप अटैक मीन्स कि पर्सन यदि खड़ा है और यदि उसे एटोनिक सीजर हो जाए। क्या हो जाए? एटोनिक सीजर। एटोनिक सीजर मतलब कि खड़े रहने के लिए मसल में जो टोनिसिटी बनाए रखनी होती है, यदि वो एटोनिक हो जाए, मसल के अंदर एपिलेप्सी होने के कारण से वो अपनी टोनिसिटी लॉस कर दे, तो पर्सन क्या हो जाएगा? सडनली गिर जाएगा। हमें बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमारे मसल्स के अंदर टोनिसिटी की बहुत आवश्यकता होती है। यदि हमें एटोनिक एपिलेप्सी हुई है तो हमारी मसल्स बैलेंस को बना नहीं पाएंगी और सडनली हम क्या हो जाएंगे? फॉल डाउन हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो सडनली पर्सन का गिर जाना, उसे चक्कर नहीं आए थे, है ना, उसे चक्कर नहीं आए थे, उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस लॉस नहीं हुआ था, वो बेहोश नहीं हुआ था, फिर भी वो गिर गया। क्लियर? क्यों गिर गया? उसके मसल के टोनिसिटी के लॉस होने से। और ऐसा किसमें होता है? एटोनिक एपिलेप्सी के अंदर होता है। एटोनिक एपिलेप्सी में पर्सन का सडनली गिर जाना, इसीलिए उस साइन को अपन कहेंगे ड्रॉप अटैक। और ड्रॉप अटैक इतना कभी कभी सीरियस हो जाता है कि पर्सन के इंपॉर्टेंट ऑर्गन पे, इंपॉर्टेंट पार्ट पे यदि उसका इंजरी हो तो डेथ भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें न्यूरोलॉजिकल हैं, इनका भी आपको ध्यान रखना है। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करें, बने रहें। अपने नर्सिंग फ्रेंड्स को, नर्सिंग लवर्स जो हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सबको ये वीडियो भेज दीजिए। सबको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। आप यदि दूसरों की हेल्प करोगे, दूसरे भी आपको हेल्प करेंगे। तो इसीलिए आपको ये वीडियो शेयर करने हैं, लाइक करने हैं। और तीसरी चीज़ ये कि आपको कंटिन्यूअस इन सीरीज के साथ बने रहना है। हमारे डू यू नो मेडिकल टर्मिनोलॉजी के जितने
भी एपिसोड हैं यदि आप पूरे देख लेते हो तो आपको क्रिएटिव टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबके आंसर अच्छे से आ जाएंगे। और अक्सर ये टर्मिनोलॉजी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दो। मैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स का नाम नहीं लूंगा, इंटरव्यू भी, क्योंकि ये हर जगह पूछा जाता है, ठीक है। तो जितना मैं नाम लूंगा उतना कम पड़ेगा। तो आपको यही चीजें ध्यान रखनी है, इसको नोट करते जाइए, लिखिए, रिवाइज करते जाइए, वीडियो को बार बार देखिए और अपने नोटबुक में इसको आप नोट डाउन कर दीजिए और इसको रिवाइज करते रहो ताकि आप बार बार ना भूलो। कंपैरेटिवली आपको स्टडी करनी है, थोड़ा समय देना पड़ेगा। और अभी तो वैसे भी लॉकडाउन चल रहे, तो आपको बैठ के पढ़ाई करनी है, नर्सिंग एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।